गुड मॉर्निंग दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत वर्ण विचार की। वर्ण विचार में देखेंगे कि एक भाषा, हिंदी भाषा का जैसे अपन सबसे पहले कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका एक छोटा सा इकाई कौन सा है, हिंदी का इकाई कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेते चलेंगे। जैसे अगर अपन मानव मुख से कोई भाषा बोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज़ निकलती है। आवाज़ को ही क्या कहा गया, ध्वनि। तो सबसे पहले देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो हिंदी में क्या है कि आपकी ध्वनि। अगर अपन मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या माना, ध्वनि। और इन्हीं ध्वनि को अपन ने क्या किया, लिखित रूप में लिखे तो वो क्या कहलाए अपने वर्ण। ठीक है। और वर्णों से ही क्या बनाया अपन ने, जैसे एक से अधिक वर्ण जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे आपके शब्द, और शब्दों से एक से अधिक शब्दों से क्या बन जाएगा, वाक्य। वैसे ही एक से अधिक वाक्यों से पद, और वैसे ही भाषा का आगे बढ़ते चलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, क्वेश्चन बनता भी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी आपकी, ध्वनि, मौखिक रूप से। और अगर ध्वनि नहीं है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी आपके वर्ण। क्रम से बता रहा हूँ आपको, सबसे ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या आता है वर्ण, क्योंकि वर्ण के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि लिखित रूप से कहा जाता है अपने को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी आपकी वर्ण। फिर कई एक से अधिक वर्णों से शब्द। इसमें देखिए ये दो क्वेश्चन उसमें और बना रहा हूँ अलग अलग। सिर्फ आपसे इतना पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखिएगा, भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई तो क्या कहलाती है, शब्द। दोनों क्वेश्चन अलग है, कंफ्यूजन मत होना। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली तो वर्ण बताएंगे, और भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई बोला जाए तो क्या बनाया जाएगा आपका शब्द। क्लियर है। इसी तरीके से अब कुछ चीजें बता दूं कि हिंदी भाषा है। अब वर्ण लिखने के लिए एक लिपि यूज होती है। लिपि मतलब होता है एक लिखने का तरीका, जैसे क ख ग लिखते हैं तो एक लिपिका। तो हिंदी की लिपि कौन सी कहलाती है आपकी, देवनागरी। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपन, वर्णमाला को बांट रहे। तो हिंदी की वर्णमाला को अपन ने 3 टाइप से बांटा। एक कहलाए आपके स्वर, दूसरे व्यंजन, और तीसरे क्या कहलाए, अयोगवा। 3 टाइप से बांट रहा हूँ, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर बेसिक से पढ़ते हैं तो अभी तो क्वेश्चन बेसिक के ऊपर आपका बनना तय है। उसके बाद आपको संधि में भी इसकी सहायता मिलती है, और आपके जब छंद पढ़ते हैं, जब मात्रा गिननी पड़ती है तो तभी भी ध्यान देता है। इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं, तो मानव मुख से निकले हुए स्वतंत्र रूप से, मानव मुख से निकले स्वतंत्र रूप से वर्णों को ही क्या कहा गया, स्वर कहा गया। ये ना तो किसी की सहायता, बोलते समय किसी की सहायता लेते और ना ही लिखते समय, तो यही क्या कहलाए, स्वर। अब बात करते हैं हिंदी में स्वर कितने हैं। तो हिंदी में स्वर कितने हैं आपके, 11। इन्हीं 11 स्वरों को अलग अलग भागों से वर्गीकृत किया गया है। हिंदी में स्वर पूछा जाए कितने हैं, 11। व्यंजन पूछो तो कितना होता है, 33। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वे होते हैं जो किसी के, जो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। व्यंजन क्या हो गए, जो स्वर की सहायता से लिखे एवं बोले जाते हैं। अयोगवा का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अयोगवा कितने हैं, तो अयोगवा अपने 2 है। या अयोगवा जैसे अगर देखा होगा आपने इससे पहले, तो आपने 2 ही कैटेगरी देखी होगी, या तो स्वर या तो व्यंजन, और तीसरी कैटेगरी अयोगवा है। ये मैंने नहीं बनाया, ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आप हिंदी वर्ण, मानक हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो इसमें आपको अयोगवा बताया जाएगा। अलग क्यों है इसको मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी तो स्वर के ऊपर आ जाइए। अभी बात कर रहे थे स्वर। हिंदी में स्वर कितने हैं आपके, 11। अब ये 11 स्वर के ऊपर क्वेश्चन इतना ही नहीं बनेगा कि स्वर कितने हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से टाइप है। अब 11 स्वर में सबसे पहले बांटा गया, हमने स्वरों को बांटा। स्वर को कितनी प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या कितने प्रकार है, तो स्वर को अपन 3 प्रकार से बांटते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है। 3 प्रकार से बांटते हैं। एक लघु स्वर कहा जाता है, एक दीर्घ स्वर कहा जाता है, और एक होता है पुलुत स्वर। स्वर को 3 भागों में बांट रहे हैं, एक लघु स्वर, एक लघु स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक पुलुत स्वर। लघु स्वर, लघु का आपको मीनिंग पता है, लघु मतलब छोटा। लघु को ही और नाम से जाना जाता है, लघु स्वर को ही लघु स्वर, मूल स्वर। ध्यान रखना, मूल स्वर के ऊपर क्वेश्चन भी बने आपके। लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ये कितने हैं, तो ये आपके कितने हैं, 4। इसके अंदर भी आ रहा हो,
समझ में आ रहा है? ये स्वर है, इन स्वरों को 11 स्वरों को अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है। इसमें अपन देख रहे थे लघु स्वर, लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से है? तो अ, ई, उ और री, ऋषिका, ये चारों लघु स्वर भी बोल सकते हैं, इनको मूल स्वर भी बोल सकते हैं या ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब इनको लघु क्यों कहा गया? लघु इसलिए कहा गया क्योंकि इनके बोलने में समय की गिनती कितनी होती है? इनकी 1, मतलब छोटी गिनती होती है। आपने अगर चंद शास्त्र पढ़ा होगा या फिर आगे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा मतलब 1 मात्रा और गुरु मात्रा मतलब कितनी होती है? बोलने में लगने वाले समय की मात्रा। बोलने वाले समय की मात्रा मतलब बोलने में लगने वाले समय को ही क्या कहा जा रहा है? आपका मात्रा। अ, ई, उ और ऋषि, लघु स्वर कितने हो गए आपके? 4। उसके बाद दीर्घ स्वर देखिए, आपसे अगर एक क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 7। लघु स्वर 4, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। अब दीर्घ स्वर में देख रहा हूं, दीर्घ क्यों कहलाया ये? दीर्घ मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखो इससे पहले अपन ने पढ़ा, ये अ कौन सा स्वर है? लघु स्वर। और ये अ कौन सा है? लघु स्वर है। एक लघु और एक लघु आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? दीर्घ। दीर्घ की मात्रा क्या हो गई? 2। क्लियर हो रहा है? 2 लघु के मेल से बनने वाला क्या कहलाएगा आपका? दीर्घ। इधर देख रहे हैं, एक मात्रा दोनों को जोड़ के बड़ी, वैसे एक मात्रा दोनों को मिलके क्या बन गया? उ। ठीक है? आ समय ज्यादा लग रहा है, आ, ई, उ बोलने में समय ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे लिखावट में तो आपको समझ में आता है, पर बोलने में कैसे पकड़ेंगे? जैसे अ बोला, एक मात्रा, आ समय दुगना लगा, अब मेरे लिए क्या हो रहेगा? ये दीर्घ स्वर। क्लियर हो रहा है? आ, ई, उ। ठीक है? अब इसमें भी दीर्घ स्वर में भी क्या किया गया है, अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो दीर्घ स्वरों को मैंने 2 प्रकार से बांटा है। एक कहलाए आपके गुरु स्वर और दूसरे क्या कहलाए? संयुक्त स्वर। गुरु स्वर में आपको 3 आते हैं, आ, ई, उ। ठीक है? और देखिए, अगर साउंड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं, बहुत से लोगों को साउंड में दिक्कत रहती कि छोटा बोला या बड़ा, तो उसके लिए मैं छोटा बड़ा यूज करता हूँ। जैसे अ छोटा बोलूँगा तो आपको समझना है लघु स्वर की बात कर रहा हूँ, अ बड़ा बोलूँगा तो आपको क्या की बात करना है? दीर्घ की। क्लियर हो रहा है? इतना बात करते हैं अ और अ, ई, ये तो हो चुका है आपका। वैसे ही अ की एक मात्रा, ई की एक मात्रा, दोनों के मेल से क्या बना दिया? ए। अब इसको संयुक्त क्यों कहा गया? ये गुरु तो समझ में आ गया कि 2 लघु के मेल से बनने वाला क्या कहलाया आपका? गुरु। 2 लघु के मेल से बनने वाला क्या कहलाया? गुरु। इसको संयुक्त क्यों कहा गया? इनको गुरु इस क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ध्यान रखना, संयुक्त उन्हें कहा जाता है जब 2 भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं। 2 भिन्न स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या, कौन से स्वर कहा जाता है? संयुक्त स्वर। ठीक है? 2 लघु स्वरों से जो मिलके बनेगा वो गुरु स्वर कहलाया, और 2 जो भिन्न स्वरों के मेल से बनाया वो क्या कहलाया आपका? संयुक्त। भिन्न मतलब देखो, या अ और अ एक जैसा था, भिन्न मतलब अ अलग है और ई अलग है, ये दोनों के मेल से बन रहा है, इसलिए एक संयुक्त कहलाया। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है? कौन सा? अ और ई के मेल से बना ए, अ और ए के मेल से बना आई, अ और उ के मेल से बना ओ, और अ और ओ के मेल से बना औ। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना है। दीर्घ आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 7। दीर्घ स्वरों को बांटेंगे तो एक कहलाया आपका लघु स्वर और एक क्या कहलाया आपका? संयुक्त स्वर, सॉरी गुरु स्वर और संयुक्त स्वर। गुरु स्वर में क्या किया अपने? गुरु स्वरों की संख्या कितनी कर ली अपन ने? 3 कर ली। एक बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और संयुक्त स्वरों में कितने हो गए आपके? 4 हो गए। एक छोटा ए, एक बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। क्लियर होगा? और संयुक्त रूप से बोला जाओ, सातों को अगर देखोगा तो सातों संयुक्त रूप से मेरे लिए क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। इतना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन पुलुत स्वर। अब पुलुत स्वर होता क्या है? पुलुत स्वर अगर देखा जाए तो उसका चलन कम है, वर्तमान में तो उसका चलन खत्म ही हो चुका है, पर कैटेगरी के हिसाब से बांटने में देखा जाए तो इस तरीके से बांटा जाता है। देखते हैं कि होता क्या है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर कुछ नहीं, एक तरीके का चिन्ह है जहाँ स्वर की आवृत्ति अपने को 3 गुना करनी रहती है, वहां पर पुलुत स्वर लगाया जाता है। समझ में आ रहा? यहाँ लघु स्वर में 1 मात्रा गिनी, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं गिनी, और पुलुत स्वर में 1 मात्राएं कितनी गिनी जाती है? 3। मतलब बोलने में लगने वाला समय कितना होता रहता है? 3 गुना। जैसे एक शब्द से समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए
ये दिख रहा है आपको, ओम शब्द दिख रहा है। अगर ओम शब्द को देखो तो ओम, अगर साधारण से लिखता मैं ओम, पर अगर इसमें ये बना हुआ है, पुलुत स्वर लगा हुआ है, तो इसको मैं पढ़ने में कैसे यूज करूँगा, ओम, उसकी आवृत्ति डबल हो जाएगी। जिस स्वर के पीछे लगेगा उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी आपके, डबल। जैसे ये राम, सिंपल सा राम लिखा है, और राम के बीच में मैंने ऊपर जो दिख रहा है, राम के बीच में कौन सा लगाया हुआ है आपका, पुलुत स्वर लगा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको राम, समझ में आ रहा है। तो उसको आ के आवृत्ति मुझे 3 गुनी करनी। तो पुलुत स्वर के 2, एक हिंदी के 3 जैसे चिन्ह बनता है और एक ट्रिपल एस। पुलुत स्वर क्लियर होगा, जहां वर्ण की आवृत्ति 3 गुना लेनी हो वहां पर पुलुत स्वर यूज करते हैं। क्लियर हो चुका है। स्वर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना है, मैं जैसा आपके साथ बोलते चल रहा हूँ वैसे आपको रिपीट करते चलना है। आपका हिंदी वर्णमाला के पूरे क्वेश्चन बना दूंगा, कम से कम आपके मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। एग्जाम में जनरली आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाते हैं। बस मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाना है, ईजी है, और प्रैक्टिकल करके करेंगे। ऐसा नहीं कि बस रट डाला उसको, देखेंगे कि क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि भी ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, और ये होता है इसलिए ये होता है। ऐसा नहीं है कि बस उसको रट डाला है पढ़ने। सबसे पहले बात करते भाषा की, मैं सबसे छोटी इकाई की बात करूँ, मौखिक रूप से अपन ने ध्वनि देखी थी, और लिखित रूप से बात करूँ तो कौन सा आता है अपना, वर्ण। क्योंकि ध्वनि को ही जो मैं बोल रहा हूँ उसको जब लिख देता हूँ तो लिपि के रूप में वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण जैसे क ख ग। ठीक है, वर्णों से अपन ने क्या बनाया था, शब्द, और भाषा की सार्थिक इकाई किसको माना था अपन ने, शब्द को। क्लियर है। इसके बाद चल रहे थे अपन, वर्णमाला को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी, सबसे पहले वर्णमाला को 3 भागों में बांटा, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर की बात करूं, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। सबसे पहले कौन सी बात करें, लघु स्वर। लघु स्वर कितने आपके, 4 है। कौन सा, अ, ई, उ और रे ऋषि। उसके बाद दीर्घ स्वरों की बात करूं तो दीर्घ स्वर कितने आपके, 7 है। इसमें भी 2 कैटेगरी बांटा है, एक गुरु स्वर कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन सा, बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ। उसके बाद बात करूं मैं संयुक्त स्वर कितने आपके, 4, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। उसके बाद पुलुत स्वर के चिन्ह देखे, हिंदी के 3 जैसा और एक ट्रिपल से। ठीक है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, या स्वर उतने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो या मैं सही तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसमें कुछ अपडेशन कर दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ अपन ने क्या कंप्लीट किए, स्वर। उसके बाद स्वर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर स्वर 11 है तो मैं आपसे पूछूं मात्राएं कितनी है, हिंदी में मात्राएं कितनी है। तो हिंदी में मात्राएं बता सकते हैं मुझे कितनी है हिंदी वर्णमाला में। जैसे बहुत से लोग बताते हैं 10, कुछ लोग बताते हैं 11, कंफ्यूजन करते हैं। तो देखते हैं कि हिंदी में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, ये क्या थे, 11 स्वर है। 11 स्वर से कहीं ना कहीं क्या बनी है आपकी, मात्रा है। जब स्वर किसी वर्ण से मेल करेंगे तो वो क्या बना लेते हैं, अपने मात्रा का रूप ले लेते हैं। इसी आधार पर अपन मात्राएं पढ़ते हैं। तो यही कि याद हो जाएगा, स्वर तो 11 है, मात्रा है। अब अ की कोई मात्रा होती है, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, ध्यान रखना। तो इससे पता चलता है मुझे कि मात्राएं हिंदी में कितनी हो जाएगी आपकी, 10। कैसे लगा के देख लेते हैं। जैसे मैं क वर्ण के ऊपर लगा रहा हूं, का, की, बड़ी की, उ, कु, के, कई। अब ध्यान रखना कि ये एक है, एक मात्रा जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, तो वर्ण के ऊपर एक मात्रा लग जाती है, जिसके ऊपर एक मात्रा है उसके 2 मात्रा हो जाती है। वैसे ओ की मात्रा लगा देते हैं, और वैसे किसकी मात्रा लगा देते हैं अपन, औ की। अब समस्या इसमें ऋषि की। अब ऋषि की बहुत से लोग मात्रा काउंट ही नहीं करते, उसको उकार में मान लेते हैं। ध्यान रखना, ऋषि की मात्रा आएगी तो कैसे आएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये जब जिस भी वर्ण के नीचे ऐसा रहेगा तो ये उकार नहीं रहता है, ये आपकी री ऋषि की मात्रा रहती है, क्योंकि री ऋषि का आपका हिंदी में क्या है, आपका स्वर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
मतलब स्वर कितने हो गए 11। 11 स्वरों की मात्रा, अगर हिंदी में मात्रा पूछो तो मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी 10। और 11 स्वरों को कितने भागों में बांटा था अपन ने 3। 3 स्वर कौन कौन से, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। अब स्वर को तो देख चुके थे, स्वर के बाद चलते हैं अपन व्यंजन के ऊपर। अब व्यंजन क्या होते हैं, अपन ने स्टार्ट में देखे थे व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर के सहायता से लिखे एवं बोले जाते हैं। और अगर ये स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, हलन द्वारा। अब देखते हैं कैसे, जैसे क है, और अपने को तो व्यंजन तो दिख ही रहा है, पर ये केवल व्यंजन नहीं है, ये स्वर युक्त व्यंजन है। ध्यान रखना इसमें कौन सा स्वर है आपको, अ। बहुत से लोगों को पता भी होगा इसमें कौन सा स्वर है, अ। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, यह हलंत और ये अ, तब जाके क्या बनेगा आपका क। मतलब हलंत वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हलंत वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। अगर ये हलंत के द्वारा नहीं लिखे जाते तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है, स्वर की। यह हलंत यहाँ से जा रहा है और ये स्वर की सहायता ले रहा है, तब जाके पूरा क्या बन रहा है, क। अब जैसे क हलंत आ रहा है और इसके साथ ई स्वर आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका की। वैसे ही क हलंत आ रहा है और उसके साथ अगर ऊ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कु। क्लियर है इतना। मतलब व्यंजन अगर देखा है या तो हलन द्वारा लिखे जाएंगे या तो फिर किसकी सहायता लगेगी, इनको स्वर की सहायता लिखेगी। अब व्यंजन की बात करते हैं तो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, जैसे स्वर कितने आपके हिंदी में 11, व्यंजन कितने हो गए आपके 33। अब 33 व्यंजन को अलग अलग तरीके से बांटा है। जैसे स्वर को कितने भागों में बांटा था अपने, साथ में कंपेयर करें तो इजी हो जाएगा। स्वर को कितने भागों में बांटा था, 3। कौन कौन से, लघु, उसके बाद दीर्घ, फिर प्लुत। वैसे ही व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाएगा आपका, 3। 3 कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब क्या होते हैं, अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो जुबान की स्पर्श मात्रा से बाहर निकलते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ जुबान का अपने मुंह के आंतरिक भाग में जुबान के छूने से जो बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, वे वर्ण जो अंदर घुमड़ कर बाहर निकलते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने में ऊष्मा बाहर निकलती है, जो गर्म हवा बाहर आती है, वो क्या कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। ये 5 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के वर्गों में बटे हुए, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25। अब स्पर्श व्यंजन आपका सबसे ज़्यादा, अगर वर्णमाला में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्पर्श व्यंजन मेन है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे आ जाता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, इसके ऊपर भी उच्चारण स्थान के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। जैसे न का उच्चारण क्या है, ग का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण मतलब जहाँ से वह वर्ण स्टार्ट होते हैं, तो उच्चारण स्थान अपने को याद करना है। उच्चारण स्थान में देखेंगे, ये उच्चारण स्थान ही लिखा है सबसे स्टार्ट में, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा है, मूर्धा नहीं है, मूर्धा, दंत और क्या है, ओष्ठ। अब बात करूं, जैसे अगर सीक्वेंस भूल जाओ तो मैं उसको याद कराने का तरीका बता दे रहा हूँ, सिंपल सा है। महसूस करिए, जैसे मैं स्पर्श व्यंजन को महसूस करा के याद कर रहा हूँ। बस कंठ, सबसे पहले वर्ण कंठ से चालू होगा, ठीक है। कंठ से कहाँ जाएगा, तालु मतलब जो जुबान का ऊपरी भाग है वो तालु कहलाता है। मूर्धा में जो मसूड़े, जो आपके मसूड़े, मूर्धा क्या कहलाते हैं आपके मसूड़े। उसके बाद दंत, तो सबको पता है, दंत मतलब दांत और ओष्ठ, मतलब जो अपनी प्राण वायु है वो इन जगह से टकराते हुए, जीभ के साथ इन जगह से टकराते हुए बाहर निकलेगी, वही क्या कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अब सबसे पहले बात करूं कंठ। अब थोड़ा महसूस करके देखते हैं वो एक्चुअल में निकलता है। जैसे क बोलिए, क क ख ग, समझ आ रहा है, क ख ग बोलने में देखेंगे आप, अगर पाएंगे वहाँ पे तो जुबान का निचला जो हिस्सा है, ये पीछे वाली टाइप जुबान की जो लास्ट वाली साइड है वहाँ पर ऊपर टकराता होगा, क ख ग। तो जो वर्ण वहाँ टकराएंगे, कंठ के पास टकराएंगे, वो कंठ कहलाएंगे।
अब बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, ध्यान रखना इसका, अंग अंग इंग अन न म। अब इनको बोलने जाओगे ना तो साउंड थोड़ा उतना एग्जैक्ट जगह नहीं लगेगी, क्योंकि इसका आवाज कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है, आपके नाक से भी बाहर आ रहा है। क्योंकि ये अगर बात देखा जाए तो ये अंतिम वर्ग के अंतिम वर्ण, जो वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन का जो 25 का वर्ग है, यही वर्ग कहलाता है। ये वर्ग का अंतिम जो वर्ण है या पंचम अक्षर है, ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक, मतलब जिनकी आवाज कहाँ से आती है, नाक से। तो इसीलिए अगर आप बोलने जाओगे ना तो आपको एक्चुअल जगह थोड़ा कम महसूस होगा, नाक से ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, आपके अनुनासिक। अभी बात करते हैं अपन कंठ वर्ण पे। अब क कंठ में देख लिया, उसके बाद तालु का बोल के देखिए, तालु में क्या रहा है, च च छ ज। तो तालु के जब वर्ण बोल रहे हैं अपन तो पाएंगे कि जुबा का अगला हिस्सा तालु के ऊपर साइड लग रहा है। च बोल के देखिए, च छ, तो जो जुबा का ऊपरी भाग है कहाँ टकरा रहा है, ऊपर। उसके बाद कंठ होगा, कंठ से हवा सीधी आ गई, तालु, तालु से मुर्दा मतलब मसूड़े में, मुर्दा में मसूड़े में। अब बोल के देखिए, ट ठ ट ठ ड। अब पाएंगे कि जुबा जो है वो उल्टी होकर आपके जो कहाँ लग रही है, मसूड़ वाले साइड में। जैसे बेल बजाते हैं ना अपन, तो वैसे जुबा अपने वैसे टकराती होगी, जैसे ट ठ ड। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगी, आपके मुर्दा। उसके बाद चलते हैं दंत के ऊपर। अब यहाँ जुबा कहाँ टकराएगी, आपको दंत। बोल के देखिए, द बोलिए, त थ द त थ द ध न। बोलने में देख रहे हैं जुबा कहाँ टकरा रही है, आपके दांतों के साथ। और उसी तरह से ओष्ठ, ओष्ठ में क्या जा, बोल के देखिए, प, मतलब वो प का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, होठ। अब इनके ऊपर देखिए, इतना मैं डीप में इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अभी जो एग्जाम आ रही है, जैसे एग्जाम ले जाएगी और चलन में भी देख रहे हैं अपन कि क्वेश्चन वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन चलते थे वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे। जैसे अगर आपको नॉलेज है तभी आंसर दे पाएंगे, केवल याद करना मात्र से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसीलिए कहीं अटक भी जाए अपन, उस वर्ण का उच्चारण दे दिया उसने, जैसे दे दिया उसने कि प का उच्चारण क्या है, तो अगर याद नहीं एग्जाम टाइम में वीडियो तो अभी आप देख लोगे, एग्जाम टाइम में नहीं याद आ रहा है कि सर ने पढ़ाया तो था, कैसे पढ़ाया था, बोल के देखते, प बोलने में प्रेशर कहाँ आ रहा है, होठों के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प का उच्चारण क्या होता है, ओष्ठ होता है। और देखिएगा बिना प, बिना होठ होला है, क्योंकि प का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है, और अब बिना होठ हिलाए प बोलने की कोशिश करिए, बोल पाएंगे, समझ में आ रहा है, प नहीं निकलेगा, क्योंकि हर वर्ण के उच्चारण का एक निश्चित स्थान है। उसमें क्वेश्चन ये बना देगा वो कि जिस व्यक्ति के दांत नहीं होते हैं, जैसे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं कि कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे क्वेश्चन दे देगा, जिस व्यक्ति के दांत नहीं होते हैं उसको कौन से वर्ण बोलने में कठिनाई होगी। समझ में आ रहा है, अब दांत नहीं है मतलब दंत वाले वर्ण बोलने में कठिनाई आएगी, त थ द ध न। अब ये अगर इसका प्रैक्टिकल देखना है तो बूढ़े व्यक्ति को देखना जिसके दांत सारे टूट गए होते हैं, वो बोलते तो है वर्ण त, पर अपने को सुनने में दूसरा ही कुछ आता है। समझ में आ रहा है, तो इन वजह से होता है। समझ में आ रहा है, वो आगे जाके बोल देगा कि भैया क्लियर हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है सिर्फ। यहाँ मैंने याद करा दिया आपको, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, फिर दंत, तो फिर ओष्ठ। और वर्ग के नाम ध्यान रखना, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। अगर भूल भी जाओ कि सीक्वेंस क्या था तो कैसा ध्यान रखना है, क च ट त प, कचट तप, कचट तप, क च ट त प, कचट तप, कचट तप। क्योंकि देखिए यह कचट तप आपको कहाँ आएगा, संधि में भी जरूर आएगा, इसलिए उसको अभी ध्यान रख लीजिए कि कचट तप के अंदर कैसे हो याद हो जाएगा, क च ट त प। जैसे कचट आपको पूछा जाए कि क वर्ग में, क्वेश्चन बनाते जा रहे हो, क वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो क वर्ग के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग। समझ में आ रहा है, क वर्ग के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इंग। समझ में आ रहा है, तो ऐसे वर्ग के भी याद होना चाहिए। तो मुझे याद होगा है सिंपल सा, क च ट त प, पांचों हो रहा है। अब क के अंदर, च के अंदर, ट के अंदर,
त के अंदर, प के अंदर। क्लियर है? मतलब अगर अपन भूल भी जाए तो वहां ध्यान रह जाएगा अपने को कि कंठ की बात करो तो सबसे पहले क से चालू होगा, तालु की बात करूँ तो च से चालू होगा, मुर्दा की बात करूँ तो ट से चालू होगा, दंत की बात करूँ तो त से चालू होगा, और ओष्ठ की बात करूँ तो का से चालू होगा, प से। इतना क्लियर है? आगे बढ़ रहे। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में मैंने कहा था कि वे वर्ण जो जुबान अंदर, मुंह के अंदर ही जिनकी हवा घुमाड़ कर बाहर निकलती है, अंतस्थ जो अंदर से निकलते हैं, अपन तो ऐसे याद कर लो, क्योंकि आपको क्या हो जाता है, ऊष्मा कौन सा है, अंतस्थ कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी तो सारा याद हो जाता है। अंतस्थ में भी आपको 4 याद है, य लव। ऊष्मा भी याद है, श स ह, और अब ये भी 4 वो भी 4, तो ये कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे, तो मैं उसका थोड़ा सा डिफरेंस कर दे रहा हूँ। अंतस्थ मतलब अंदर से, और अंदर से क्या निकलता है, ल व। क्लियर है? अंदर से क्या निकलता है, लव, तो समझ में आ जाएगा अंतस्थ अंदर से लव, तो क्या हो जाएगा, य र ल व, लव, य र ल व। उसके बाद करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिनके बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती, बोल के देखिए, श, समझ में आ रहा है, श श स ह, बोलने में हवा का आ रही है, गर्म हवा आ रही है। ऊष्म व्यंजन को और नाम से जाना जाता है जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि बोलने में वर्णों को वायु घर्षण कर रही है, जैसे श बोलिए तो हवा कैसे करती है, घर्षण करते हुए बाहर निकल रही है, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। श श स और ह। क्लियर हो रहे हैं? व्यंजन कितने बड़े अपन ने, 33 व्यंजन में सबसे पहले कौन सा बड़ा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद कौन सा बड़ा, अंतस्थ। अंतस्थ के बाद ऊष्म। स्पर्श में 5 वर्ग में बांटा था, कौन कौन सा, फिर से रिपीट, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत, दंत के बाद क्या आ गया आपका, ओष्ठ। ठीक है, क च ट त प। उसके बाद मैं करूँ अंतस्थ। अंतस्थ में कितने, 4, कौन कौन से है आपके, य र ल व, और ऊष्म की बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा आपका, श श स और ह। 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 और 4 8, 8 और 5 कितने, 33। तो ये 33 व्यंजन आपके हो गए। अब इसमें देखिएगा कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि सर आपने अघोष सघोष नहीं पढ़ाया है, अल्पप्राण महाप्राण नहीं पढ़ाया है, तो इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन बनते हैं। जी बिल्कुल बनते हैं, और मेन टॉपिक है, तो इसको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आपको स्वर के उच्चारण नहीं बताया, वैसे ही मैंने आपको अंतस्थ ऊष्म का उच्चारण स्थान नहीं बताया, वैसे अयोगवा का उच्चारण स्थान नहीं बताया, तो इनके उच्चारण स्थान के साथ में आपको आघोष अल्पप्राण महाप्राण इनके ऊपर एक चार्ट आएगा, उस चार्ट के ऊपर पूरा इजीली मैं आपको याद करवा दूंगा। पूरी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सारी वर्णमाला याद करा दूंगा, एक भी नंबर आपको कहीं से कहीं तक नहीं कटेगा। क्योंकि क्या होता है, इसी वीडियो में मैं सारी चीजें डाल देता तो वीडियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। जिनको ऑलरेडी, आप जिन लोगों को ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज है इन चीज़ों का, वो तो क्लियरली कर जाते हैं, पर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको तो नहीं समझ में आता कि इतना सारा एक ही बार में। तो इसलिए मैं उसको दो फेस में लाने वाला हूँ। पहले इसमें तो ये आएगा, इसको सिंपल सा एक नॉलेज हो जाएगा, दूसरे में एक चार्ट के माध्यम से पूरी वर्णमाला खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन आता है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या कहलाते हैं। उच्छिप्त, ध्यान रखना, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन ये कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। कौन सा, अड़ और अड, अड़ और अड, अड़ अड, मतलब ये ड। अब इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या। ठीक है, वैसे ये है और ये है। ठीक है, अब ये इनको दूर कर रहा हूँ, ये आपका ड है, ड दिखा आपको, ये इसको क्या पढ़ेंगे, ड, इसको अंग, ठीक है, और इसको अड़, अड़ जैसे अपन पढ़ते हैं। सही है, क्या पढ़ेंगे इसको, लड़ाई, 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 पर लड़ाई नहीं लिखते अपन, क्या लिखते हैं, बिंदी लगाते हैं, लड़ाई। वैसे ये क्या लिखा है, पढ़ाई, पर बिंदी आ जाएगी तो पढ़ाई, मतलब ढ के सामने थोड़ा सा अ का साउंड, अड़ाई। वैसे ढ के सामने थोड़ा अड़ का साउंड, अड़। क्लियर हो रहा है इतना।
तो उच्चिक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होता है, अड़ा और अड़ा। उसके बाद सबसे मेन एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर स्वर देखे थे अपन ने, कितने होते हैं? 4, और संयुक्त व्यंजन भी होंगे, संयुक्त स्वर भी है और संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त स्वर कितने? 4। कौन सा? छोटा ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। उसी तरीके से बात करें संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4। कौन सा है? श क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, श्री वाला श्र और ज्ञ ज्ञानी वाला। ये चारों भी क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। सर इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है? इनके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है कि ये श श्र किससे मिलके बना है? तो ये क और श षटकोण द्वारा मिलके बना है। अब इतना ध्यान रखना है, यहाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इतना ध्यान रखना कि जो भी वर्ण बना है, त्र, त और र, श्र, श और र, ज्ञ, ज और इंग, ये जो भी वर्ण बने हुए हैं तो सबके पहले हलंत है और बाकी पूरे पूर्ण है। मतलब पूरे बाकी वाले जो व्यंजन है वो क्या है? पूर्ण है, मतलब स्वरयुक्त व्यंजन है। और ये पूरे काय के द्वारा दर्शाए गए? हलन द्वारा। क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे पढ़ के तो चले गए अपन, अब वहां पूछ लिया उसने कि त्र किससे मिलके बना है। ऑप्शन में क्या दे दिया उसने? त हलन वाला, र भी हलन द्वारा। अब अपने को याद तो कर लिया कि त और र के मेल से बनता है, पर त हलन द्वारा है, र भी हलन द्वारा है। अब उसमें और दिक्कत दे दी, त पूरा दे दिया, र ए नंबर में ऑप्शन दे दिया, बी नंबर में ऑप्शन दे दिया, सी में और बढ़ा दिया उसने, त हलन द्वारा, र हलन द्वारा, डी में करके गए त हलन द्वारा और र। ठीक है। अब होता क्या है कि अपन उसको पढ़ के जाते थे कि अरे ये तो पढ़ा था, त और र स्टार्ट में लगा दिया, गलत। समझ में आ रहा है? तो जब भी एग्जाम में बैठे तो पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़े और फिर दे। जल्दबाजी नहीं करना है, टाइम पूरा मिलता है। जल्दबाजी में करोगे ना तो ऐसी गलतियां होती है। फिर होता क्या है, एग्जाम हॉल से निकलते हैं, फिर याद अरे यार वो तो गलत कर दिया, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तो उसको सिली मिस्टेक बोलते हैं ना। तो 4 से 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक तो आप ऐसे ही घर से एग्जाम से हॉल से घर से जाते जाते तक निकल आती है। तो सिली मिस्टेक रोकने का तरीका ये, शांत रूप से देखे और पढ़े, और जितने क्वेश्चन के प्रैक्टिस लगाओगे उतने सिली मिस्टेक आपकी कम होती चलेगी, क्योंकि वो आप घर पर ही दोहरा लेते हो। बात कर लेते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। 4 कौन कौन से? श्र, त्र। अब उसके बाद बात करते हैं कि किससे मिलते हैं। श क्षत्रिय वाला किससे मिलके बनता है? तो क और श होगा। एक तो ये होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे मुझे त्रिशूल शब्द हिंदी शब्दकोश में ढूंढना है। कौन सा शब्द? त्रिशूल शब्द हिंदी शब्दकोश में ढूंढना है, तो मुझे कहाँ मिलेगा? हिंदी शब्दकोश में, मतलब हिंदी के डिक्शनरी में मुझे कहाँ मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, ये त्रिशूल शब्द मुझे त के बाद मिलेगा, मतलब जहाँ मुझे त वर्ण वाले में शब्द खत्म होंगे उसके बाद त्रिशूल वाले शब्द चालू। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी से भी मिले, जैसे ज्ञानी पूछ लिया, ज्ञानी शब्द मुझे हिंदी शब्दकोश में कहाँ मिलेगा? तो जहाँ ज वाले शब्द सॉरी जहाँ ज वाले जहाँ ज वाले वर्ण, ज वाले शब्द खत्म हो जाएंगे, वहाँ आप उसके बाद ही अपने को क्या मिलेगा? ज्ञानी का मिलेगा। क्लियर हो रहा है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी, हिंदी वर्णमाला को। ये तो इसके अंदर ही बताया था मैंने। उसके बाद बात करते हैं हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा था। स्वर कर चुके, स्वर को 3 भागों में बांटा। कौन सा? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन को कर चुके, व्यंजन कितने आपके? 33। उसको कितने भागों में बांटा? उसको भी 3 भागों में बांटा। सबसे पहला कौन सा भाग कहला आपका? स्पर्श व्यंजन, इसमें 25 है। उसका अंतस्थ, इसमें 4 है। ऊष्म कितने हैं आपके? ऊष्म पड़ा, ऊष्म में भी आपके 4 हैं। उसके बाद पढ़े अपन अयोगवा में गए। अयोगवा में गए, अयोगवा में दिख रहे हैं अनुस्वर और दूसरा क्या दिख रहा है? विसर्ग। अब ये अयोगवा क्यों आया? कि पहले तो सर काम चल रहा था स्वर व्यंजन में ही चल रहा था, फिर ये अयोगवा क्यों लाया गया? तो अयोगवा का ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ। अयोगवा, अब अयोगवा की बात करें अपन, तो एक तो दिख रहा है अनुस्वर, जो ये अ के ऊपर इस बिंदी को ही क्या कहा जाता है? अनुस्वर। और दूसरा है विसर्ग, ये 2 बिंदी को क्या कहते हैं अपन? विसर्ग। ठीक। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, जहाँ स्पर्श व्यंजन का चार्ट पढ़ा था, यहाँ 5 वर्ण पढ़े थे अपन ने। एक था अंग,
एक था इंग, एक था अन, एक था न और एक था म। अब ये अनुस्वर और ये अनुनासिक दोनों अलग है, साउंड एक जैसा आता है और अपन एक ही करने लगते हैं। ये क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक भी होते हैं जिनकी आवाज कहाँ से आती है? नाक से। समझ में आ रहा है? यह अनुनासिक। यह अनुनासिक के बदले कौन आता है? अनुस्वर। अनुस्वर किसको कहते हैं? इसको, बिंदी को। लिखा ये अनुस्वर है और ये क्या है? अनुनासिक। तो अनुनासिक के बदले क्या आता है? अनुस्वर। और अनुनासिक अपने लिए क्या होते हैं? व्यंजन। और ये किसी न किसी स्वर के साथ आते हैं। ये तो क्या है? स्वर। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों कहलाते हैं। इसी तरीके से देखो विसर्ग। विसर्ग का साउंड क्या लेते हैं? ह अपने लिए क्या होता है? व्यंजन। और अ क्या होता है? स्वर। मतलब मैं अयोगवा के लिए बोल सकता हूँ, अयोगवा वे वर्ण होते हैं जो ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं, अपितु स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, हिंदी वर्णमाला को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी जितने क्वेश्चन एक बेसिक से बनाने चाहिए थे उतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं अपने वर्णमाला के ऊपर, तो उसको एक विस्तृत चार्ट के माध्यम से आपको अगले वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। रोज का अपना यही रहेगा, वीडियो देखना है, लास्ट में क्विक में रिवीजन, जैसा क्लासरूम में चलता है वैसा का वैसा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से वीडियो देखे मैंने, तो उसमें होता यह है कि 10 मिनट की पढ़ाई होती है और 1 घंटा सिर्फ बातें चलती है। तो अपने को वो नहीं करना है जैसे क्लासरूम में चलता है स्ट्रिक्टली, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना आवर्स मिल रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव में 1-1 मिनट का महत्व है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और पढ़ना ऐसा है, आपको मेरा सब्जेक्ट हो या किसी का भी सब्जेक्ट हो, पढ़ना ऐसा है कि एक ही बार अच्छे से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो और उसको पूरा खत्म कर दो। कैसे? सबसे पहले बात करी थी अपने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी थी? ध्वनि मानी थी, उच्चारण के हिसाब से। और वर्ण के हिसाब से, मतलब लिखित रूप में क्या मानते हैं अपन? वर्णों को मानते हैं। और उसके बाद भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका अर्थ, अब कोई एक वर्ण का अर्थ तो नहीं होता है। जैसे मैंने लिख लिया आपको घ और र, सॉरी, जैसे मैंने लिख लिया ये घ और र वर्ण है अलग अलग, तो ये घ और र से कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं, पर इनको मैं साथ में लेके आता हूँ, घ और र। घर, घर का कोई अर्थ है? जी है, घर मतलब एक रहने का स्थान। तो इसलिए कहा गया कि जो भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक जिसका अर्थ हो, घर का अर्थ हो, तो इसलिए भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? आपका शब्द होगा। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा, फटाफट वर्णमाला को 3 भागों में बांटा, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवा 2। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा, कौन कौन सा? लघु स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु में 4, दीर्घ में 7 और प्लुत में 2। उसके बाद व्यंजन के ऊपर गए, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। 33 व्यंजन को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? 25 है। उसके बाद अंतस्थ, इसकी संख्या 4, ऊष्म की संख्या कितनी है? 4। क्लियर? उसके बाद अयोगवा, अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन सा? अंग और मतलब अनुस्वर और विसर्ग। क्लियर है?